Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8, The Great Revolt of 1857. बेटा ये जो रिवोल्ट है इसे हम दो और नामों से जानते हैं। पहला है जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन का बहुत फेवरेट है, वो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे इंडियन हिस्टोरियंस, भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं इससे कि भाई आज़ादी के लिए पहली बार जब हमने मिलकर लड़ाई की थी वो कब की थी? 1857 में। दूसरा जो नाम है वो ब्रिटिश हिस्टोरियंस का बहुत फेवरेट है, वो है सिपॉय म्यूटनी। ब्रिटिश स्कॉलर्स अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहते हैं कि भाई यहाँ कोई आज़ादी की बात नहीं हुई थी, हमारे कुछ सोल्जर्स थे, कुछ सिपाही थे, सिपॉय थे जिन्होंने एक म्यूटनी की थी और वो इसको नाम दे देते हैं सिपॉय म्यूटनी। चलो, नाम में वैसे भी कुछ नहीं रखा, हमें ये याद रखना है कि 1857 में भी हमने कोशिश की थी कि हमें आज़ादी मिल जाए। मिल नहीं पाई, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। वो रीजंस हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पर हमने कोशिश तो की थी। अब देखो, ब्रिटिशर्स एक बार जब यहाँ पर पहुँच गए, ट्रेड कर लिया, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि यार हमें तो यहाँ पॉलिटिकल पावर चाहिए। पॉलिटिकल पावर वो लेने लगे, एक के बाद एक नई नई पॉलिसीज़ बनाते जाते और नया नया सिस्टम लाते जाते, जिससे वो वन बाय वन एक एक टेरिटरी को एनेक्स करते गए। पहले बंगाल उनके पास आया, फिर अवध उनके पास आया, फिर ये आया, फिर वो आया, और धीरे धीरे करके वो इंडिया के बड़े पार्ट पे कंट्रोल करने लग गए थे। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी मेथड्स ऑप्ट की एनेक्सेशन की। एनेक्सेशन मतलब दूसरे की टेरिटरी को ले लेना, और बहुत हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई। ब्रिटिश ने कॉलोनियल डोमिनेशन इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट तक एस्टेब्लिश कर दिया था। कब तक? 1856 तक। फिर से सुनो, एक के बाद एक टेरिटरी को एनेक्स करते गए ब्रिटिशर्स, बहुत बुरी, बहुत हार्श इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई, और 1856 आते आते ब्रिटिशर्स ने एक बहुत बड़े पार्ट पे कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्शन थे उनमें डिसकंटेंट था। डिसकंटेंट बोले तो असंतोष था। किसान, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो किसानों को परेशान कर रहे थे। जब रूलर्स की टेरिटरी को ये एनेक्स कर रहे थे तो रूलर्स भी परेशान थे। एक और सोसाइटी का पार्ट था, सेक्शन था जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, वो थे सिपाही, जिनसे मेहनत ज़्यादा कराई जाती थी। उन्हें इंडिया से बाहर भी लड़ने पहुंचा दिया जाता था, और उन्हें कभी हाईएस्ट रैंक नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो मतलब ऑल एंड ऑल ब्रिटिश राज में कोई भी खुश तो नहीं था, सारे लोग परेशान थे, ठीक है। देखो, डिसकंटेंट था मतलब असंतोष था एमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इसी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और उनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट में। ब्रिटिशर्स के सपोर्टर्स कौन हुआ करते थे इंडिया में? ज़मींदार। ये ज़मींदार एक नई क्लास थी जिनको बनाने वाले कौन ही थे? ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, ज़मींदार के अगेंस्ट में रिवोल्ट हुआ। कब? 1857 में। एमंग दोज हु रोज इन रिवोल्ट, अब वो लोग जो इस रिवोल्ट में खड़े हुए वो थे चीफ, लैंडलॉर्ड्स, वो लैंडलॉर्ड्स जिन्हें कभी ना कभी ब्रिटिशर्स ने ह्यूमिलिएट किया होगा। ज़मीनों के मालिक, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के चीफ और सरदार लोग समझ लो आप, वो ये सब वॉर में पहले आए। क्यों आए भाई? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने क्या किया था बेटा? ह्यूमिलिएट किया था। पीजेंट्स आए क्योंकि पीजेंट्स तो अपना टैक्स ही पे नहीं कर पा रहे थे, कर टैक्स वो पे ही नहीं कर पा रहे थे बेचारे। आर्टिशियंस, इनका बिजनेस ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह बंद कर दिया था। ट्राइबल पीपल को कहते थे कि आप फॉरेस्ट के इस पार्ट में नहीं जा सकते, आप फॉरेस्ट के इस पार्ट में नहीं जा सकते, इस पार्ट में नहीं जा सकते। तो ट्राइबल कम्युनिटी अलग परेशान थी। ट्राइबल कौन होते हैं बेटा? जो इंटीरियर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, उनकी पूरी लाइवलीहुड फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करती है, पर ब्रिटिशर्स उन्हें फॉरेस्ट में भी नहीं जाने देते थे। उन्हें फॉरेस्ट एरिया से डिस्प्लेस कर दिया था, उनकी ज़मीनों को ले लिया था, उनकी लाइवलीहुड को रॉब किया, लूट लिया। तो एक बार फिर से देख लो, कौन कौन परेशान था अंग्रेजों से? ट्राइबल पीपल, आर्टिशियन, पीजेंट्स, किसान, आर्ट बनाने वाले, है ना, कोई मूर्ति बनाने वाला होगा, कोई गोल्ड स्मिथ होगा, कोई पेंटर होगा, कोई आर्टिशियन, वो सब लोग।
ट्राइबल जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, जिनकी लाइवलीहुड जंगलों पे डिपेंड करती है, वो चीफ, वो लैंडलॉर्ड जिन्हें ह्यूमिलिएट किया था ब्रिटिशर्स ने। हमारे रूलर्स, हमारे सिपाही सब परेशान थे अंग्रेज़ों से। अब हम जानेंगे कॉजेज़, कारण, किसके कारण? इस रिवोल्ट के। ये जो रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उसके कारण क्या क्या थे? तो बेटा अभी हमने देखा कि डिस्कंटेंट तो था किसके मन में? सोसाइटी के हर सेक्शन के मन में, जिसकी वजह से ये ग्रेट रिवोल्ट हुआ 1857 में। ये जो रिवोल्ट था इसने ब्रिटिश फाउंडेशन को शुक करके रख दिया, हिला कर रख दिया। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे थे जिनकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। अब इन फैक्टर्स को हम मोटा मोटा 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कितनी? 5। पहला पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण थे, सोशल सामाजिक कारण थे, रिलीजियस धार्मिक कारण थे, इकोनॉमिक आर्थिक कारण थे, और मिलिट्री रीजन्स अलग थे, पॉलिटिकल अलग थे, सोशल अलग थे, इकोनॉमिक अलग थे, और रिलीजियस अलग थे। तो इन सब रीजन्स को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो सिमरिंग डिस्कंटेंट था, सिमरिंग डिस्कंटेंट, इसका मतलब बिल्कुल उबलता हुआ असंतोष, मतलब अब व्यक्ति अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। कौन नहीं रोक पाएगा? किसान, ट्राइबल, रूलर, सिपाही, सब अब अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। पहला कॉज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉजेस। पहले कॉजेस कौन से पढ़ेंगे हम? पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण पढ़ेंगे अब हम बेटा। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसकी वजह से जो चीफ थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत गुस्से में थे। उनका कहना ये था कि भाई हमारे पावर और प्रिविलेजेस को आप रोब कर रहे हो, ये गलत बात है ना। हमारे पास जो पावर थी वो पावर हमारे पास ही रहनी चाहिए, उसको कैसे आप रोब कर सकते हो? कुछ जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, वो तो इतना अति परेशान हो गए कि उनको लगने लगा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। कहाँ कहाँ के थे ये लैंडलॉर्ड्स? तिरुनावेली, अलीगढ़, त्रावणकोर। उन्होंने तो ऑर्गेनाइज किए लोकलाइज रिवोल्ट इवन बिफोर 1857। ऐसा नहीं है कि पहली बार सारे लोग 1857 में ही खड़े हुए बेटा, इसके पहले भी कहाँ कहाँ के लैंडलॉर्ड्स अंग्रेजों से लड़ चुके थे, छोटे मोटे रिवोल्ट कर चुके थे? तिरुनावेली, अलीगढ़, त्रावणकोर। ठीक है, 1857 के पहले ही अंग्रेजों से लड़ चुके थे। अब ब्रिटिशर्स जो थे बेटा टेरिटरीज को एनेक्स कर रहे थे एक पॉलिसी के थ्रू, जिस पॉलिसी का नाम था सब्सिडी अलायंस, और दूसरी पॉलिसी जिसके थ्रू भी टेरिटरीज को एनेक्स किया जा रहा था वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पहली पॉलिसी सब्सिडी अलायंस जिसको बनाने वाले थे रिचर्ड वेल्सले, दूसरी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बनाने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। इन 2 पॉलिसीज़ का यूज़ कर करके हमारी बहुत सारी टेरिटरीज को अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, बाय डिसकंटिन्यूइंग द टाइटल्स एंड पेंशन्स ऑफ रूलर, और जो बहुत सारे रूलर्स थे उनके टाइटल को डिसकंटिन्यू कर दिया, उन्हें पेंशन देने से मना कर दिया। उल्टे सीधे काम करने में तो ब्रिटिशर्स का कोई तोड़ ही नहीं था। अच्छा सुन लो, सब्सिडी अलायंस में क्या होता था? पहले अंग्रेज आपको बहुत अच्छे से ऑफर देते थे। आप एक राजा हो सपोज करो, आपसे बोलते थे कि भाई आपको मैं सपोर्ट करूंगा, आप अपनी आर्मी मत रखो, आप मेरी आर्मी मेंटेन रखो। अगर कोई रूलर आपके ऊपर वो करेगा ना अटैक, मैं आपको हेल्प करूंगा। राजा सोचते अरे वाह, अंग्रेज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चलो ठीक है। वो अंग्रेजों की आर्मी को अपनी एरिया में मैनेज करने लगते, और जैसे ही अंग्रेजों को ये लगता है कि चलो अब इस टेरिटरी को अक्वायर कर लो, वो हमला कर देते। अब राजा के पास तो अपनी आर्मी है ही नहीं ना, उसके पास तो जो आर्मी है ब्रिटिश की है, तो ब्रिटिश आर्मी किसको हेल्प करेगी? ब्रिटिशर्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ये कंडीशन थी कि अगर किसी रूलर की डेथ हो जाती है और कोई मेल हायर, उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं होता है, तो वो टेरिटरी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी? अंग्रेजों को। ये 2 पॉलिसी को कंटिन्यू किया और सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में 1 बाय 1 लेने लग गए ब्रिटिशर्स, और साथ ही साथ बहुत सारे टाइटल्स डिसकंटिन्यू कर दिए इन्होंने, रूलर्स की पेंशन नहीं दी। दे थस डिसलॉज्ड मेनी नेटिव रूलर, और इस तरीके से बहुत सारे नेटिव रूलर्स को उन्होंने अपने तख्त से हटा दिया। इसमें से ही एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जो कहाँ की थी? झांसी की थी। दूसरे थे नाना साहेब, जो कि अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के।
तो जो नाना साहब थे उन्हें भी पेंशन देने से मना कर दिया अंग्रेज़ों ने। क्या कहा कि भाई हम तो बायोलॉजिकल हायर को मानते हैं, आपको तो हम मानते ही नहीं हैं, आप तो वैसे भी अडॉप्टेड सन हो, हम आपको पेंशन नहीं देंगे। रानी लक्ष्मीबाई का भी जो उनका रियल बच्चा था वो मर गया था, उन्होंने भी एक बच्चे को ऑप्ट किया था, अडॉप्ट कर लिया था। तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, अब आपका बच्चा कंटिन्यू नहीं करेगा, आपकी टेरिटरी हमारी हुई। अंग्रेज ऐसा बोलते थे। मतलब यहाँ पर बेटा किस किस की बात हमने की? रानी लक्ष्मीबाई की, जो झांसी से थी। दूसरे थे नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव के एडॉप्टेड सन थे, ठीक है। और ये जो वर्ड लिखा है डिसलॉज, इसका मीनिंग होता है उखाड़ फेंकना, हटा देना। इवन एक और अंग्रेजों ने काम किया जो सबके बिल्कुल दिल को तोड़ के रख, मतलब सबके दिलों को तोड़ के रख दिया। वो काम था वाजिद अली शाह, जो अवध के नवाब थे, जो ब्रिटिशर्स की हाँ में हाँ मिलाते थे और अपने जो सब्जेक्ट थे, मतलब जो उनकी प्रजा थी, उसके भी बहुत फेवरेट हुआ करते थे। उनको इन्होंने मिस गवर्नेंस के ग्राउंड पे अपनी पोस्ट से हटा दिया। मैंने दिल को तोड़ने वाला इसलिए कहा बेटा कि बहुत सारे लोग जो थे, पीजेंट्स जो थे, जो अवध के थे, अवध के जो सिपाही थे, वो वाजिद अली शाह को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक अच्छे राजा हुआ करते थे वाजिद अली शाह। तो उनको ब्रिटिशर्स ने डिपोज किया, ठीक है, हटा दिया। क्या बोल के हटा दिया कि भाई आप प्रॉपर रूल नहीं कर पा रहे हो, आपका गवर्नेंस स्टाइल सही नहीं है, आपके एरिया में मिस गवर्नेंस हो रही है, तो आपकी टेरिटरी हम ले रहे हैं। तो बहुत सारे किसान और बहुत सारे जो सिपाही थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हुए, क्योंकि एक अच्छे राजा थे। कौन? वाजिद अली शाह, जो डिसेंडेंट थे मुग़ल एम्परर बहादुर शाह टू के, ठीक है, जिन्हें हम बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, ठीक है। जो डिसेंडेंट होंगे किसके? मुग़ल एम्परर बहादुर शाह टू के या बहादुर शाह जफ़र के, उन्हें ऑर्डर दे दिया गया था कि भाई आपको अब लाल किला छोड़ देना है, रेड फोर्ट छोड़ देना है। जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की डेथ होगी, आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा, आप इस रेड फोर्ट को, लाल किले को छोड़कर जाओगे। कब? एम्परर की डेथ के बाद, मतलब बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद। तो अब मुस्लिम भी परेशान है भाई कि हमारे नवाब के साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं। इन सारे कारणों की वजह से वाइड स्प्रेड एंजाइटी हुई, रिसेंटमेंट हुआ, चिंता, असंतोष, परेशानी, रोष, गुस्सा सब आ गया लोगों के मन में। तो आपको पता चल गया बेटा, एंजाइटी, चिंता, रिसेंटमेंट, रोष, गुस्सा सब आ गया था लोगों के मन में। अब हम पढ़ेंगे बेटा अवध को। तो जो अवध था वो 18th सेंचुरी में क्या बनाया गया? बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब ये होता है जब आपको इस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन देनी हो तो यहाँ पर आप एक जोन बना लेते हो कि भाई ये व्यक्ति अगर अटैक करे तो पहले इस पे करे जब तक मैं सतर्क हो जाऊँ, मतलब मैं अपने प्रिपरेशंस कर लूँ। तो ये बफर स्टेट बन गया था क्या? अवध। कब बना था बेटा? 18th सेंचुरी में। फिर से ध्यान से सुनो, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया था अवध को एक बफर स्टेट में। कब? 18th सेंचुरी में। अवध ने बेटा बाद में सारी कंडीशन भी एक्सेप्ट कर ली थी सब्सिडरी अलायंस की। वो अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ हमेशा मिलाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जाएंगे तो हमारे ही लोगों का नुकसान होगा, लड़ना पड़ेगा। तो अवध के जो नवाब थे उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लिया था। 1856 तक जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे वो अवध के कोर्ट में रहते थे और रियल अथॉरिटी जो थी वो उस ब्रिटिश रेसिडेंट के पास ही थी। उसने अवध के रूलर से सारी पावर छीन ली थी। देखो, जब भी आप सब्सिडरी अलायंस साइन करते हो तो ऐसा होता था कि आपके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा। तो 1856 तक जो ब्रिटिश रेसिडेंट था अवध में, उसने ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सारी रियल अथॉरिटी अपने पास ले ली थी। किससे? अवध रूलर से। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन था वो कोलैप्स कर गया और लोग सफ़र करने लग गए। अब ब्रिटिश क्या करते थे बेटा? अवध के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, अवध के रिसोर्सेज का शोषण कर रहे थे। उन्होंने लार्ज नंबर में सिपाहियों को, अवध के जो लोग थे, अवध के लोगों में से बहुत सारे लोगों को सिपाही बना लिया और उनको हर कहीं वॉर लड़ने पहुंचा देते थे। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में तो पहुंचा ही थे, इंडिया के बाहर भी। बेटा जो कंपनी के मर्चेंट हुआ करते थे उन्होंने बहुत सारा पैसा अवध का ड्रेन आउट किया, अवध की वेल्थ को ड्रेन आउट किया, यहाँ से बहुत सारा पैसा अपनी होम कंट्री पहुँचा दिया।
है ना। और साथ ही साथ जो इंडिगो प्लांटर्स हुआ करते थे, जो नील की खेती करवाते थे, उन्होंने भी किसानों को, अवध के पीसेंट्स को, अवध के किसानों को बहुत एक्सप्लॉइट किया बेटा। ये लोग ऐसे थे, ये लोग किसानों को मजबूर करते थे कि भाई आपको अपनी ज़मीनों के कुछ हिस्से पे तो नील को ग्रो करना ही पड़ेगा। वो ग्रो कर देते तो उनको प्रॉपर दाम भी नहीं देते थे उनकी सेलिंग का, मतलब एक प्रॉपर प्राइस मिले तो किसान को भी नहीं परेशानी हो। खैर नील की खेती करना तो बुरा ही था, किसान तो परेशानी थे, पर उनको और कम दाम देकर जो इंडिगो प्लांटर्स थे वो एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो ये वाला पैराग्राफ समझ में आया। अवध के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको अंग्रेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बहुत सारे सिपाही अवध से ही रिक्रूट किए गए, इन्हें इंडिया के डिफरेंट पार्ट में लड़ने पहुंचा दिया गया, कई बार इंडिया के बाहर भी लड़ने पहुंचाया। कंपनी के जो मर्चेंट थे उन्होंने अवध की वेल्थ को ड्रेन किया, इंडिगो प्लांटर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया अवध के किसानों का। 1856 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एनेक्स कर लिया अवध को, किस ग्राउंड पर कि भाई यहाँ तो मिस गवर्नेंस हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, राजा ये नहीं कर रहा है, राजा वो नहीं कर रहा है। वाजिद अली शाह जो रूलर थे अवध के, उन्हें डिपोज कर दिया गया, उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया कलकत्ता। अब राजा जो सबका प्रिय था, मतलब सब लोग उस राजा को पसंद करते थे, उस राजा को ही अंग्रेज उन्हें डिपोज कर दिया। वाजिद अली शाह को लोग सच में पसंद करते थे, पर उस राजा को अंग्रेजों ने डिपोज कर दिया, कलकत्ता भेज दिया। जबकि कि वो ब्रिटिशर्स का हमेशा लॉयल रहा, है ना, और उसने फेथफुली सारे टर्म्स कंडीशन को माना, फिर भी अंग्रेज़ों ने उसके साथ ऐसा किया। तो जो लोग थे अवध के, वो अपने राजा के साथ, अपने नवाब के साथ जब ऐसा होता देखते हैं तो ऐसा समझते हैं कि भाई हमारे राजा ने तो अंग्रेज़ों की सारी बात मानी, तब भी उन्हें बिट्रेयल मिला, बिट्रेयल बोले तो धोखा मिला, तो मतलब ये अंग्रेज़ तो किसी के भी सगे नहीं हो सकते, इन्होंने हमारे राजा के साथ भी क्या किया, धोखा किया। और जैसे ही अवध का एनेक्सेशन हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट छा गया। कहाँ पर? डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में। जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो एंटरटेनर्स थे, जिनसे रूलर का पैट्रोनेज छिन गया। अब देखो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी मूवी वगैरह देखते हैं हम तो एक राजा होता है, सीरियल्स में भी देखा होगा, उसके कोर्ट में कुछ डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, और राजा उन्हें पैट्रोनेज देता है, मतलब उनकी घर गृहस्थी जो चिंता विंता होती है उन्हें करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ अपने आर्ट पे ध्यान देना होता था। पर अब रूलर ही नहीं रहेगा तो बेचारे पेंटर को, डांसर को, म्यूजिशियन को कौन पैट्रोनेज देगा? कोई नहीं देगा। और अब बेटा देखो, राजा ही नहीं रहेगा तो राजा की आर्मी रहेगी क्या? नहीं। तो राजा की आर्मी में जितने लोग थे उन्हें भी काम से निकाल दिया गया, उनका भी काम छिन गया। तो जो सोल्जर्स थे अवध आर्मी में, अवध की पूरी आर्मी को डिसबैंड कर दिया ना अंग्रेजों ने कि भाई अब तो अवध मिस गवर्नेंस कर रहा था तो हमारे कंट्रोल में, अब हमें अवध की आर्मी की ज़रूरत ही नहीं, हम अपनी आर्मी खड़ी करेंगे वहाँ पर। तो जो सोल्जर्स थे अवध आर्मी के उन्हें भी डिसबैंड कर दिया गया, उनकी नौकरियाँ चली गई। जो लैंड होल्डर्स थे उनके भी जो ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस होते थे वो छीन लिए गए। तो अब वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट है किसके बीच में? सिपाहियों के बीच में। और वो सिपाही जो पीजेंट फैमिली से आते हैं, देखो जैसे 4 भाई हैं, 4 में से 3 खेती करते हैं और एक सिपाही बन गया। तो ये जो एक सिपाही भाई है ये देख रहा है कि मेरे तीनों भाइयों पे कितना अत्याचार कर रहे हैं अंग्रेज, उनसे मोटे अमाउंट में टैक्स लिया जा रहा है, बेचारों को टैक्स ना भरने पे उनकी ज़मीनें छीन ली जा रही हैं, उनके घर में फैमिली में सारे लोग परेशान हैं। तो ये जो एक भाई जो आर्मी में बैठा है वो भी सोचता था यार ये अंग्रेज कितने ख़राब है, मुझे अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ना चाहिए, अंग्रेज़ों के साथ तो नहीं लड़ना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनो, रिसेंटमेंट किसके बीच में भी था? सिपाहियों के बीच में भी था, और स्पेशली वो जो पीजेंट किसानों की फैमिली से आते थे, क्योंकि इनकी फैमिली जो थी उसे हायर रेवेन्यू देना पड़ रहा था और रेमिशन की कोई होप ही नहीं होती थी। मतलब बाढ़ आई हो, तूफान आया हो, कुछ भी आया हो, कोई एपिडेमिक आई हो, आपको टैक्स तो भरना ही है। आज जब हम इनकम टैक्स भरते हैं बेटा, मैं इनकम टैक्स भरती हूँ तो मुझे पता है भाई मैं इतना अर्न कर रही हूँ इसीलिए मैं टैक्स भर रही हूँ, जिस साल अर्न नहीं करूँगी उस साल टैक्स नहीं भरूँगी। पर यहाँ तो बेचारे किसानों का प्रोड्यूस हो या ना हो, उन्हें तो टैक्स भरना ही पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे बेटा सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस, सामाजिक और धार्मिक कारण। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। पहला जो रिफॉर्म था वो था लीगलाइजेशन ऑफ विडोरी मैरिज, विधवाओं की वापस से शादी करा दी जाए, इसे लीगलाइज कर दिया। अच्छा ये था तो अच्छा सुधार, क्योंकि इससे विमेन की कंडीशन
इम्प्रूव ही हो रही थी। पर हमारे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, कंजर्वेटिव हिंदूज़ थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस को अलार्म किया किसने, विडो रीमैरिज को लीगलाइज करने पर जो हमारे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी थी उनको लगने लगा कि ब्रिटिशर्स तो हमारे धर्म में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वो गुस्सा हो गए। कास्ट के नॉर्म्स को वायलेट किया जाने लगा, ठीक है, कास्ट नॉर्म्स वर वायलेटेड, जातियों के जो नियम हुआ करते थे उन्हें भी तोड़ा जाने लगा। व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट आर थ्रोन टुगेदर इन द आर्मी, जब आर्मी की बात है, पहले हम अगर हमारे ऋग्वैदिक सिस्टम की बात करें तो हमने वहाँ पर देखा था कि क्या होता था, ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, वैश्य का काम है व्यापार करना और क्षत्रिय का काम होता था बेटा आर्मी, है ना, लोगों की रक्षा करना, सोल्जर बनना। पर अब अंग्रेज़ों के आने के बाद तो आर्मी में कोई भी एनरोल हो सकता था, डिफरेंट कास्ट के लोग साथ में आर्मी में एनरोल होते, है ना, जेलों में साथ में रहते, रेलवे की कोचेज़ में साथ में रहते। मतलब पहले ऊंची जात नीची जात, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बहुत माना जाता था। पर अब तो अंग्रेज़ों के आने के बाद एक रेल ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में आपके पड़ोस में शेड्यूल कास्ट भी बैठ सकता है, शेड्यूल ट्राइब भी बैठ सकता है, ब्राह्मण भी बैठ सकता है, क्षत्रिय आप बच ही नहीं सकते। दूसरा, जेलों में भी आपके साथ, आप ब्राह्मण हैं तो आपके साथ कोई भी जात का कैदी बैठ सकता है। आर्मी में भी आपके साथ बहुत सारे जो आपके कॉलीग्स होंगे वो डिफरेंट कास्ट के होंगे। जो अपर कास्ट थी उसे लगता था कि ये जो नया जुडिशल सिस्टम आया है ये हमारे ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस को डिनाई कर रहा है। तो भाई सबकी अपनी अपनी परेशानी थी, ये परेशानी नहीं थी तब भी ये परेशानी थी। परेशानी इसलिए नहीं थी क्योंकि जितने भी ये सुधार अंग्रेज़ों ने किए, भले ही वो विडो की रीमैरिज कराना हो, रेलवे कोचेज़ में सबको इक्वालिटी देना हो, ये हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव ही कर रहे थे। पर फिर भी कुछ लोगों को इन चीज़ों से बड़ी परेशानी थी बेटा। साथ ही साथ ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आया तो उन्होंने कुछ चेंजेस इंडिया में किए हैं जिससे हमारे इंडियन सोसाइटी के बहुत सारे सेक्शन डिसप्लीज थे, उनको वो चेंजेस समझ नहीं आ रहे थे। वेस्टर्न एजुकेशन जो थी उसने रिप्लेस किया पर्शियन को किससे, इंग्लिश से। पहले पर्शियन लैंग्वेज चलती थी, फिर इंग्लिश लैंग्वेज चलने लगी। पहले पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, बाद में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। इससे क्या हुआ बेटा, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो डिक्लाइन कर गया। फिर स्प्रेड हुआ क्रिश्चियनिटी का, बहुत सारे नए नए टैक्स लगाए जाने लगे लैंड के ऊपर, ठीक है। पहले वो इंस्टीट्यूशन जो ओल्डर इंडियन रिलीजन से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड के बाद हमारे मंदिरों पर भी क्या लगाने लग गए, टैक्स लगाने लग गए। फिर से ध्यान से सुनो, ब्रिटिशर्स के कुछ काम ऐसे थे, कुछ क्या सारे काम ऐसे थे जिससे इंडिया के जो लोग थे वो डिसप्लीज हुए। वेस्टर्न एजुकेशन ने पर्शियन को रिप्लेस किया इंग्लिश से, इंग्लिश बन गई ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम का डिक्लाइन हुआ। ये जो रैपिड स्प्रेड हुआ क्रिश्चियनिटी का, बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए जाने लगे उन ज़मीनों पे जो ज़मीन हमारे ओल्डर इंडियन रिलीजन से बिलोंग करती थी, हमारे मंदिरों के ऊपर टैक्स लगाने लग गए। कुछ ऐसे फैक्टर थे जिससे डिसकंटेंटमेंट ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा असंतोष आया लोगों के बीच में। बेटा अब हम पढ़ेंगे आर्थिक कारणों को, इकोनॉमिक कॉजेज़ को। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की उसकी वजह से भी बहुत डिस्ट्रेस था, बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रेस था। ये जो न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम अंग्रेज ला रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारे जो ज़मींदार थे उनकी ज़मीनें भी छीन ली जाती थी। किसानों से तो छीन ली गई थी, अब ज़मींदारों से भी छीन ली गई थी। किसान दिन पे दिन गरीब होता जा रहा था, हाई रेट ऑफ टैक्सेस उसको पे करने पड़ते थे जिससे वो गरीब होता जा रहा था। और जो मेथड थी टैक्स कलेक्शन की बहुत रिजिड हुआ करती थी। ब्रिटिश पॉलिसीज़ ने पूरे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को रिओन करके रख दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म कर दिया। फेमाइन रेगुलर फीचर बन गई थी इंडिया में। अकाल पड़ना कोई नई बात नहीं थी, कभी भी खाने की पीने की परेशानी आने लगती थी, लोगों के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं होता था। जो इंडियन रूलर्स थे बेटा उनके पास से भी पावर छीन ली गई थी, अब वो भी पैट्रोनाइज नहीं कर सकते थे ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट को। नहीं तो एक राजा के दरबार में 2-4 सिंगर, 2-4 म्यूजिशियन, 2-4 डांसर तो होते थे, पेंटर होते थे। पर अब राजाओं का राज ही नहीं रहा तो पैट्रोनाइज कैसे करेंगे इन लोगों को। इनकी जो आर्मीज़ थी उसे भी डिसबैंड कर दिया, जिससे जो आर्मी पर्सनल थे वो भी
सिविलियन बन गए। बहुत सारे जो आर्टिशन थे, सोल्जर्स थे, वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड, उनके पास काम ही नहीं था। बेटा अब हम पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेज़ को। तो ये जो राइजिंग डिसकंटेंट था पूरी कंट्री में, ये जो वाइड स्प्रेड असंतोष था पूरी कंट्री में, ये हमें सिपाहियों के बिहेवियर में भी देखने को मिला। अब सिपाही थोड़े मोड़े तो नहीं थे, इतने ज़्यादा नंबर में सिपाही थे, है ना। हु फॉर्म्ड 7/8 ऑफ ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया। जो सिपाही थे वो इसलिए भी परेशान थे कि उनकी सैलरी कम हुआ करती थी, किससे, ब्रिटिश सोल्जर्स से। उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रमोशन की मिलती ही नहीं थी, क्योंकि सारी हायर पोस्ट ब्रिटिशर्स के लिए, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए रिजर्व थी। इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, है ना। अंग्रेजी सोल्जर्स को ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जाते थे। तो सोल्जर का दिमाग बहुत ख़राब था, लड़ते हम हैं, फ्रंट फुट पे हम खड़े हैं, यहाँ वहाँ आप हमको भेज रहे हो, और जब प्रमोशन की बात आती है अपने लोगों को दे देते हो, गलत बात है। और स्पेशल अलाउंसेस जो दिए जाते थे इन्हें, जब इन्हें वॉर में भेजा जाता था, वो स्पेशल अलाउंसेस भी डिसकंटिन्यू कर दिए। तो अब बेचारा जो सोल्जर है, जो इस मोटिवेशन के साथ जाता था कि यार चलो मैं बाहर लड़ने जाऊंगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, मेरी फैमिली की नीड्स पूरी हो जाएगी, उस अलाउंस को भी बंद कर दिया। तो अब उसके पास तो कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा बाहर लड़ने जाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे सिपाही इसलिए भी परेशान थे कि ब्रिटिशर्स ने ये बिल्कुल मना कर दिया था कि आप दाढ़ी मूछ रखेंगे, बियर्ड नहीं रखना है आपको, कोई भी कास्ट मार्क नहीं पहनना। जैसे हम बोलते हैं ना, हिंदू लोग वो कलावा बांध लेते हैं हाथ में, है ना, हाथों में धागा बांध लेते हैं। मुस्लिम लोग ताबीज़ पहन लेते हैं, कोई दाढ़ी रख लेता है, कोई मूछ रख लेता है, कोई टर्बन, वो क्या कहते हैं, सिख लोग जो बनाते हैं वो बना लेता है, कोई पगड़ी रख लेता है। अब टर्बन पगड़ी भी हो सकता है, सिख लोगों का वो जो वो बनाते हैं पग, वो भी हो सकता है। तो इन सब के लिए मना कर दिया था अंग्रेज़ों ने कि भाई आपको यहाँ सिर्फ सोल्जर बन के रहना है, ना ही कि हिंदू सोल्जर, मुस्लिम सोल्जर और सिख सोल्जर। आपको देख के मुझे आइडिया नहीं लगना चाहिए कि आप कौन हैं। और टर्बन की जगह क्या दिया उन्होंने सोल्जर्स को, लेदर कैप, कि भाई आप लेदर वाली कैप पहनो, आपको ये टर्बन पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बेटा वेल्लोर में 1806 में एक सिपाही रिवोल्ट हुआ भी इन रेगुलेशंस के अगेंस्ट में। बहुत सारे जो सिपाही थे वो बहुत परेशान थे, है ना, क्योंकि उन्हें सी क्रॉस कराया जाता था, जबकि हिंदू धर्म में मान्यता थी कि आप सी क्रॉस करोगे तो आपका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। एक सोशल टैबू था। पर ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ वॉर लड़ते वहाँ वहाँ हमारे सोल्जर्स को भेज देते। तो शोल्डर्स इसलिए भी बहुत परेशान थे, बहुत सारे शोल्डर्स इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें सी क्रॉस करके ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने जाना पड़ता था, और एक सोशल ताबू था कि सी क्रॉस नहीं करना है। 1824 में जो सिपाही थे बैराकपुर के, उन्होंने रिवोल्ट किया कि भाई हम बर्मा सी से तो नहीं जाएंगे। बर्मा बोले तो आज का म्यांमार, और म्यांमार रोड रूट से भी भेज सकते थे अंग्रेज, पर अंग्रेज़ों को जल्दी थी तो वो सी रूट से बर्मा भेज रहे थे। जैसे हमारा ये इंडिया है और इंडिया के पास यहाँ पर तो वर्मा है, तो यहाँ पर भेज रहे थे हमारे सैनिकों को, कौन, अंग्रेज। तो हमारे इंडियन सोल्जर्स से कहना था हमें बाय रोड भेजो, हम जाएंगे, हम सी क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसा होता है ना इंडिया का मैप, यहाँ पर है बर्मा, है ना, यहाँ भेज रहे थे। तो 1824 में जो सिपाही थे बैराकपुर के, उन्होंने रिवोल्ट किया कि हम बर्मा नहीं जाएंगे सी से। 1856 में सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आ गया, सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जिसने कंपलसरी कर दिया सिपाहियों के लिए कि भाई आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा, लैंड से भी सी से भी आप बकवास नहीं कर सकते। हम आपको एनरोल तभी करेंगे जब आप हमें आज ही हाँ बोल के देते हैं कि हाँ हम देश के बाहर जाएंगे, भले सी से जाएं चाहे लैंड रूट से जाएं। अब हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज, त्वरित कारण क्या था जिससे ये जो कैग पाउडर था इसमें आग लगी, चिंगारी कौन था, तो चिंगारी हम पढ़ेंगे। 1856 में एनफील्ड राइफल आई, जिन्हें कंपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी जो कार्टेज थी उस पर एक ग्रीस्ड कैप लगा हुआ रहता था। जैसे ये कार्टेज रही, इसके ऊपर जहाँ पर ये नोक होगी ना, यहाँ पर एक कवरिंग लगी रहती थी, ग्रीस्ड कैप लगी रहती थी, जिसे मुंह से काटना पड़ता था उस कार्टेज को यूज़ करने के पहले, ठीक है। पर कहीं से हिंदू सोल्जर को, मुस्लिम सोल्जर को ये पता चल गया कि ये जो ग्रीसिंग है, ये जो हम मुंह से
चबा रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसके ऊपर फैट लगा हुआ है, जो ग्रीसिंग है वो ग्रीसिंग कैसे बनी है, काऊ फैट से, पिग फैट से, सुअर के मांस से, गाय के मांस से। अब भले ही हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए इस बात से। हिंदुओं के लिए गाय माँ के समान है और मुस्लिम तो पिग का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। तो इनके रिस्पेक्टिव रिलीजन में फॉरबेड है, मनाही है इसको खाने की। हम हिंदू गाय नहीं खाएंगे, हम मुस्लिम बेचारे सूअर का नाम भी नहीं लेते हैं। ये न्यूज़ इस तरीके से वाइल्ड फायर की तरह फैल गई चारों तरफ कि सारे सिपाहियों ने मना कर दिया कि इस कार्टेज को तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे रिवोल्ट का आउटब्रेक कैसा होता है। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, जो मंगल पांडे थे, जो बैराकपुर में स्टेशन थे, उन्होंने और उनके जो फेलोज थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ। ऐसा रिवोल्ट नहीं, बस ये बोला बेटा कि हम ये जो नई कार्टेज आई इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करेंगे भाई, इस पे गाय का मांस है, सूअर का मांस है। अंग्रेज़ समझाते रहे कि ऐसा कुछ नहीं, फिर भी वो माने नहीं। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया 8 अप्रैल को और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, हैंग कर दिया गया। 1 मंथ बाद इसके एक्सीक्यूशन, मतलब जब मंगल पांडे मर गए उसके 1 महीने बाद कुछ जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे। मंगल पांडे तो मर ही गए थे, मरने के बाद भी जो मेरठ के सैनिक थे वो डरे नहीं, उन्होंने बोला चलो हम भी मना करते हैं, हम भी इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे। दे वर सेंटेंस्ड ऑफ 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और उन सारे सैनिकों को जिन्होंने मना किया कि हम इस राइफ़ल को यूज़ नहीं करेंगे, उन सबको 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इससे तो रिवोल्ट को मिल गई स्पार्क, चिंगारी। द रिवोल्ट एट दिल्ली एंड एट द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। 10 मई 1857 को क्या हुआ, जो सिपाही थे मेरठ के, वो मार्च करते हुए कहाँ से, जेल से अपने कैदियों को फ्री कराते हुए, अपने सोल्जर्स को फ्री कराते हुए, ब्रिटिश ऑफिसर का मसाकार करते हुए, मसैकर मतलब होता है जितने भी लोग मिले उन सबको मार दिया। जब बहुत सारे लोगों को साथ में मारते हो तो उसको मसैकर कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को जो सिपाही थे वो मेरठ से मार्च करते हुए कहाँ पहुँचे, जेल तक। वहाँ अपने कलीग्स को कराया फ्री और ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया। ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे तो नहीं बैठे थे, अच्छा आप अपने सैनिक साथियों को फ्री कराने आया हो, ले जाओ इनको, ऐसा तो नहीं होगा, लड़ाई हुई होगी। लड़ाई में ब्रिटिश ऑफिसर का हुआ मैसेकर। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पहुँचे दिल्ली और वहाँ पर जो लोकल सिपाही थे उन्होंने भी हमारे सोल्जर्स को ज्वाइन कर लिया, मतलब उन्होंने भी ओपनली ब्रिटिश सर्च के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब दे ओवर पावर द स्मॉल ब्रिटिश गैरिसन, एक ब्रिटिश गैरिसन था उसको ओवर पावर कर लिया, यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्परर घोषित कर दिया। मतलब रास्ते में जो मिलता जा रहा उस सबको मारते हुए। जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनसे उनकी गन, जितना भी बारूद वगैरह था, गोला बारूद, सब लेते हुए ये हिंदुस्तान का एम्परर बना देते हैं किसको, बहादुर शाह जफर को, कि भाई आप ही संभालो हमारे देश की बागडोर और हमें गाइड करो कि इस रिवोल्ट को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ये जो न्यूज़ थी ये क्विकली नेबरिंग रीजन्स तक पहुंच गई और सारे लोग रिबेलियन में उतर आए, क्योंकि सब सोच तो रहे थे कुछ तो करना पड़ेगा इन अंग्रेज़ों को। उनको ये सही मौका मिल गया कि यार चलो अपन कुछ करते हैं, ठीक है। लोग तो सोच ही रहे थे जब मौका मिले तब कुछ करें अंग्रेज़ों के खिलाफ, और उन्हें मौका मिल गया। तो जैसे ही न्यूज़ सब तरफ फैली, जो नेबरिंग रीजन थे वहाँ से भी लोग खड़े हुए और रिबेलियन को ज्वाइन करने लग गए। जितने भी रिबेलियस सिपाही थे, इंडियन चीफ थे, हु रिबेल्ड प्रोक्लेम देयर रॉयल्टी टू बहादुर शाह जफर, सब ने अपनी लॉयल्टी किसकी तरफ रखी, बहादुर शाह जफर की तरफ रखी। और दिल्ली एक मेजर सेंटर बन गया रिवोल्ट का। बहादुर शाह इसके सिंबल बने। अब अंग्रेज़ों की नज़र बहादुर शाह पर थी कि भाई यही वो बूढ़ा राजा है जिसमें सबने आस्था दिखाई, इसको राजा बनाने को तैयार हो गए। जो बख्त खान थे बरेली के, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी को पहले सर्व किया था, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन्होंने भी एक बैंड ऑफ रिबेल्स को लीड किया। मतलब बहुत सारे रिबेल्स थे, उनका एक ग्रुप था, उसको लीड किया, दिल्ली तक ले आए उन्हें। इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी उससे हेल्प मिली रिबेल्स को और ब्रिटिश दिल्ली से बाहर रहे बहुत सारे वीक तक। बख्त खान जो बरेली से थे, रोहिलखंड से थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया था, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें आती थी, पता थी।
अच्छा, उन्होंने भी एक बैंड ऑफ रिबेल्स जो ग्रुप था उसको लीड किया, उन्हें दिल्ली तक ले आए और इनकी एबल लीडरशिप की वजह से दिल्ली से ब्रिटिशर्स बहुत वीक तक दूर रहे। और बेटा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब इस रिवोल्ट को पूरी तरह करना था सप्रेस। अंग्रेज़ों का दिमाग ख़राब हो गया था, उनको लगने लगा था यार भाई क्या है, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इंडियंस ऐसा कर सकते हैं। तो इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने फोर्सेस ले आए बहुत सारे रीजन से, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। बहुत सारे न्यूली रिक्रूटेड सिख थे, सिख सिपाही थे जो पंजाब से आए थे, उन सबको लगा दिया कि चलो इस रिवोल्ट को सप्रेस करो। सितंबर 1857 को जो ब्रिटिश थे उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली को। बहुत टेरेबल मसैकर हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों को साथ में मार दिया गया। जो मुग़ल एम्परर थे उन्हें के साथ भी बहुत बुरा हुआ और उन्हें रंगून भेज दिया गया, यंगून भेज दिया गया, जहाँ उनकी डेथ हो जाती है 1862 में। और इनके 2 बच्चे होते हैं, उन्हें भी मार दिया जाता है। फिर से सुनो, सितंबर 1857 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया दिल्ली को। एक बहुत ही टेरेबल मैसेकर हुआ। जो मुग़ल मुग़ल एम्पायर था वो ख़त्म हो गया। बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया, उनके ऊपर ट्रायल चला, वो गिल्टी पाए गए, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। रंगून कहाँ पर था बेटा? म्यांमार में, आज का यंगून, जहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है 1862 में। और उनके 2 बेटे होते हैं जिन्हें भी मार दिया जाता है। बेटा ये वीडियो हम कर रहे हैं यहीं पर ख़त्म, पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से।